कल का दिन यानी 13 मई, जहां कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का मतगणना के बाद जहां कांग्रेस ने भाजपा को एक बहुत बड़ी शिकस्त दे दी और इस तरह कांग्रेस ने पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक यानी कि दो राज्यों में बीजेपी को हरा दी है। अब आगे 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना बाकी है और उसके बाद लोकसभा चुनाव। अब देखना है कि दो हार के बाद अब बीजेपी कौन सा रणनीति बनाती है या फिर अपने और साख के भरोसे चुनाव जीतने का प्रयास करती है, या वहाँ के लोकल नेताओं को अभी मौका दे पाते हैं या नहीं, यही देखना है। किस तरह की तैयारी बीजेपी करती है। तो नमस्कार, मैं आपके साथ विपिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार उसे कई सबक देकर गई है। कांग्रेस की शानदार जीत के बाद भाजपा को केंद्रीय नेताओं के बदले मजबूत क्षेत्रीय नेताओं को बड़ी भूमिका देने पर विचार करना पड़ सकता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्यों में मजबूत नेतृत्व प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने में सहायक होता है। खासकर विपक्षी दलों के पास भी मजबूत क्षेत्रीय नेता होने की स्थिति में उन्हें स्वीकार किया कि कर्नाटक में यह स्पष्ट रूप से गायब था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों मिली हार ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को स्थानीय नेताओं को मजबूत भूमिका में लाने की दिशा में सोचने की ओर अग्रसर किया है। वजह दोनों प्रतिद्वंदियों को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस साल 3 और राज्यों में चुनावों में सीधी टक्कर का सामना करना है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यही पहली बार है जब कांग्रेस ने अपने स्वीकृत जनाधार के बीच एक बड़े राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को हरा दिया है। यह एक ऐसी उपलब्धि कही जा रही है जो उसके कार्यकर्ताओं को ऊर्जा का संचार करेगी और संभवतः आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा का मुकाबला करने के लिए जोश भरेगी। भाजपा ने कर्नाटक के पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखा और राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दी, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव को केंद्रित किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ जनता के बीच 40% कमीशन सरकार का विमर्श खड़ा किया। साथ ही सिद्धरामैया तथा प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार के इर्द गिर्द चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाया। क्षेत्रीय नेताओं को मिले बड़े रोल कर्नाटक के नतीजों में मजबूत स्थानीय नेताओं के महत्व को रेखांकित किए जाने के बीच भाजपा सूत्रों ने कहा कि पार्टी को भी इन पर विचार करना पड़ सकता है और क्षेत्रीय नेताओं को बड़ी भूमिका देने पर भी विमर्श करना पड़ सकता है। पार्टी के एक नेता ने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा के महत्वपूर्ण जीत की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया कि वहां उनके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे एक मजबूत क्षेत्रीय नेता थे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा के वोट प्रतिशत में अंतर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यापक स्वीकृति राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में समान रूप से काम नहीं करती। कर्नाटक के नतीजे अब बता रहे हैं कि दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले इस प्रदेश में न तो प्रधानमंत्री मोदी का निजी करिश्मा और न ही उनकी जीतोड़ मेहनत काम आई। भाजपा का डबल इंजन सरकार का नारा नए चेहरों पर भरोसे की उनकी पीढ़ीगत बदलाव की रणनीति भी कोई असर नहीं दिखा सकी और सोशल इंजीनियरिंग का भी फार्मूला बेरंग ही नजर आया। भाजपा ने इस बार के चुनाव में परंपरा तोड़ने के लिए पूरा दमखम लगा दिया था। सबसे पहले उसने सत्ता विरोधी लहर को पाटने के लिए 2 दर्जन के करीब मौजूदा विधायकों के टिकट तक काट डाले और 5 दर्जन से अधिक नए चेहरों को भी मौका दिया। इस क्रम में भाजपा ने जगदीश शेट्टार और लक्ष्मी सावदी जैसे वरिष्ठ नेताओं तक को नज़रअंदाज कर दिया। पार्टी ने अपनी इस रणनीति को कर्नाटक भाजपा में पीढ़ीगत बदलाव करार दिया था। भाजपा ने सामाजिक समीकरण को साधने के लिए लिंगायत के साथ साथ बोकालिंगा समुदाय और पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट भी दिया। हालांकि उसका यह फॉर्मूला भी कारगर नहीं रहा। चुनाव परिणामों के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस को 224 संसदीय विधानसभा में 136 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है
वर्ष 1989 के विधानसभा चुनाव के बाद यह कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में 104 सीट जीतने वाली भाजपा ने अभी तक 65 सीटों पर चुनाव जीत दर्ज की है। वह साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 40, 2008 में 110, 2004 में 79, 1999 में 44, 1994 में 40 सीट मिली थी। यहाँ यह बात भी गौर करने वाली है कि पिछले 38 सालों में कभी भी कोई सत्ताधारी दल चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी नहीं कर सका है। यह सिलसिला इस बार के चुनाव में भी कायम रहा। साल 2018 में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। वरिष्ठ नेता बी.एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनी। इस चुनाव में कांग्रेस 80 सीटें और जनता दल एस 37 सीटें जीतकर कम से दूसरे और तीसरे नंबर स्थान पर रहे थे। हालांकि विश्वास मत से पहले 3 दिनों के भीतर ही उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि येदियुरप्पा आवश्यक संख्या बल नहीं जुटा सके थे। इसके बाद कांग्रेस और जद गठबंधन ने सरकार बनाई और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 14 महीनों के भीतर यह सरकार भी गिर गई, क्योंकि 17 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और वे सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर आ गए। बाद में सभी भाजपा में शामिल हो गए और पार्टी की सत्ता में वापसी में मदद की। कांग्रेस के 40% कमीशन सरकार के आरोपों की काट निकालने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एक पुराने बयान का हवाला देकर कांग्रेस पर 85% कमीशन वाली सरकार का आरोप मढ़ा। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं से डिजिटल माध्यम से संवाद किया था। इसके बाद उन्होंने 18 जनसभाओं को संबोधित किया और बेंगलुरु सहित 6 स्थानों पर रोड शो भी की। कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने के वादे को भी भाजपा ने भुनाने की भरपूर कोशिश की। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने इस मुद्दे का इस्तेमाल कांग्रेस पर भगवान आंजनेय और हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ होने का आरोप लगाने के लिए किया। उन्होंने प्रचार अभियान के दौरान बार बार जय बजरंगबली का उद्घोष भी किया। नतीजे बताते हैं कि यह कोशिश भी नाकाम साबित हुई। कर्नाटक का चुनाव भाजपा के संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष के लिए भी अहम था। पार्टी के अध्यक्ष के बाद भाजपा में संगठन महामंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार अभियान को धार देने और संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने में संतोष की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वह खुद कर्नाटक से ताल्लुक भी रखते हैं। इससे पहले भाजपा को अपने अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के गृह प्रदेश हिमाचल में भी हार का सामना करना पड़ा था। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज्ञा दीजिए। नमस्कार।